So we are here for a wonderful workshop today and I can see a lovely faces all across. बहुत सारे लोग मुझे सुनने आए हैं, देखना चाहते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता आज मैं क्या बोलूँगा। एक छोटी सी चाह है, छोटी सी राह है, आप लोगों के समक्ष आया हूँ। वेद जी ने सुबह सुबह कहा कि वर्कशॉप देनी है, हमने कहा देते हैं। तो आज का टॉपिक है जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। इट्स अबाउट हाउ टू प्लान, लाइक बिफोर यू पिच अ क्लाइंट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन दैट डिजाइनिंग इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सपीरियंस। हमारा क्या एक्सपीरियंस है पास्ट का और हम क्या सोचते हैं वही डिजाइन है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट इट्स अ पैशन अबाउट इट। हम लोग नॉर्मली जब मिलते हैं किसी क्लाइंट से तो मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूं, इस तरह से 4 हैबिट्स को मैं इन्वॉल्व करता हूं। मैंने टॉक अबाउट अ साइंटिफिकली डिजाइन किचन। मैं आज स्पेशली किचन की बात करूंगा, इंटीरियर की बात बाद में करेंगे। पहले मैं किचन की बात करता हूं। जब हम किचन की प्लानिंग की बात करता तो व्हाट डज दैट मीन। आज मेरे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। व्हाट इज मूवमेंट डिजाइन, व्हाट इज द हैबिट्स एंड हाउ व्हाट इज एन अर्गोनॉमिक। ये 4 फैक्टर को लेकर अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं किचन की क्लाइंट से मिलने से पहले या मिलने के समय तो बहुत फायदा होता है। मैं नॉर्मली क्या करता हूं, एक होम्योपैथी डॉक्टर की तरह काम करता हूं। कितने लोग होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए? होम्योपैथी डॉक्टर क्या और नॉर्मल डॉक्टर में क्या फर्क होता है? होम्योपैथी डॉक्टर क्या करता है सबसे स्टार्टिंग में? क्या करते? पूरी हिस्ट्री लेता है, आधा घंटा तक हिस्ट्री लेता है। जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज राइट अप्रोच अगर एक किचन डिजाइन करना है या घर डिजाइन करना है, तो नॉर्मली एक प्रोसेस बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं कैसे ट्रिक करना चाहिए। आप लोगों ने से कितने लोग ये कहते हैं क्लाइंट से कि सर नाश्ता साथ करूंगा? अगर आपने क्लाइंट से कहा कि सर नाश्ता साथ करना है आपके, तो वो बोलेगा क्या करना? नाश्ते के बहाने उसके पुराने घर पे जाओ। जाने के बाद टेक योर रिकॉर्डर, कैमरा लेके जाओ, उसके एक एक हैबिट को नोट करो जो वो पुरानी पहले कर रहा है। ये हमारा प्लानिंग स्टेज है। वहां जाकर के जैसे वो किचन में काम कर रही है तो रिकॉर्ड करो, उससे क्लाइंट इंप्रेस होगा। या रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एनालाइज ऑल द प्रॉब्लम विच वी हैड इन द पास्ट। और अगर वो कैसे बैठ रही, क्या खा रही, क्या कर रही, उसके कितने कपड़े हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लाइंट आता है, कहता है बहुत सारे वार्डरोब चाहिए, तो मैं कहता हूं बाद में बताऊंगा कितने वार्डरोब देने हैं, पहले ये बताओ तुम्हारे पास कितने वार्डरोब है। मैं उसकी टोटल वार्डरोब, पुरानी वाली वार्डरोब को एक एक को खोल के चेक करवाता हूं और से एनालाइज करता हूं उसके पास क्या क्या चीज कैसे कैसे रखती है। वो उस कपड़े को थक्की करके रखती है, टांग के रखती है, वो अपने बेड में क्या सामान भरा हुआ है। फिर मैं पूछता हूं ये बेड में क्यों है? आपका हैबिट बेड में रखने का है या आपका स्पेस नहीं है इसलिए बेड में है? वो क्या क्या सामान पुराने घर में कहां कहां भर रखा है, अगर आप पूरी लिस्ट पहले क्रिएट करोगे तो दैट ब्रीफिंग विल हेल्प यू लॉट इन डिजाइनिंग द सेकेंड पार्ट के अंदर। मैं उसके पूरे हैबिट को समझने की कोशिश करता हूं, पूरे लाइफ ऑफ द कंप्लीट फैमिली। कई लोग क्या करते, कई लोग क्या नहीं करते, तो पहले बताऊंगा मैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस हैज बीन डन। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब मैं डिजाइन करता हूं, उसको मैं अर्गोनॉमिक्स की बात करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो क्लाइंट का हाइट पूछते हैं पूरे परिवार का? कैन समबडी रेज हैंड? जो अपने पूरे जिस फैमिली के आप डिजाइन कर रहे हैं उसके हर एक मेंबर की हाइट की बात करते हैं। अगर आप हाइट नोट करेंगे क्लाइंट के सबका, तब आपको एक्चुअली उनके एक एक फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, उनकी हाइट कितनी है। वार्डरोब के शेल्फ कहां आ रहे हैं, से पॉट की हाइट कितनी आनी चाहिए, डब्ल्यूसी किस हाइट पे आनी चाहिए, बेड की हाइट क्या होनी चाहिए, स्विच सॉकेट किस हाइट पे आना चाहिए, ये सब कुछ डिफाइन करता है एक बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि हम लोग एक कस्टमाइज डिजाइन हैं, वी आर नॉट अ कमर्शियल डिजाइनर। मैं अभी फिलहाल जो बात कर रहा हूं मैं रेसिडेंशियल एक कस्टमाइज डिजाइन की बात कर रहा हूं। जब कस्टमाइज शर्ट्स होती है, 2 तरह के टेलर्स होते हैं, एक टेलर मेड शर्ट्स होती है और एक रेडीमेड शर्ट्स होती है। तो रेडीमेड शर्ट्स के अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट अगर हम रेडीमेड शर्ट्स पहनते, अगर टेलर मेड शर्ट्स लेते हैं तो हम चाहते हैं हर एक कोना सही सही रहे। एम आई राइट? वैसे ही एक टेलर्ड किचन है, एक टेलर्ड इंटीरियर है और एक रेडीमेड इंटीरियर है। अगर हम रेडीमेड इंटीरियर की बात करेंगे तो सब कुछ स्टैंडर्डाइज की बात करेंगे कि सर ये स्टैंडर्ड इतना होता है। हम नॉर्मली कहते हैं लोगों से कि सर ये स्टैंडर्ड ये है,
बट अगर हम टेलर्ड की बात कर रहे हैं तो कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, इट इज ऑल नॉन स्टैंडर्ड। मैं ज्यादा हिस्ट्री की बात करूंगा बिकॉज दैट आई लव टू डू, आई ऑलवेज टॉक अबाउट हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जब इंटीरियर डिजाइनिंग में जब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की, तो ये आया कहां से? बेसिकली क्या था, जब हम साइंटिफिकली डिजाइन होम की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, और स्पेशली मैं किचन की बात कर रहा हूं। वीना मैम, यू वांट टू से समथिंग? कैन यू जस्ट व्हाट्सअप लाइक यू कैन मैसेज अस आउट? तो वेची आप देख सकते हैं क्या बोलना चाह रही है मैम। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है ऑल स्टार्टअप। बेसिकली 1910 के आसपास जब ये साइंटिफिक चीजें आने लगी, मैनेजमेंट चेंज हुआ, ये वन ऑफ द टाइलर्स प्रिंसिपल आया था, जिसके अंदर ही टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच सेज दैट अ प्रोसीजर व्हिच ही प्रपोज्ड टू ऑप्टिमाइज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ जॉब्स एंड प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। उसका एक मानना था कि अगर काम के करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर दी जाए और जॉब को सिंप्लीफाई कर दी जाए तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू, अनदर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, मेनली कितने लोग कमर्शियल ऑफिसेस डिजाइन करते हैं आप में से? कमर्शियल ऑफिस कोई कौन कौन करता है? कैन समबडी रेज हैंड, रितु जी के अलावा और कोई जो कमर्शियल ऑफिस डिजाइन करता है? ऑफिस स्पेस को सुंदर क्यों बनाया जाता है? कैन समबडी टेल मी? पूनम जगेली जी और मोनिका सनब जी, कैन समबडी से मी टेल मी? विकास जी आप भी बोल सकते हैं। कोई बता सकता है व्हाई वी डिजाइन ब्यूटीफुल ऑफिसेस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ब्यूटीफुल ऑफिस? सर, टू बिल्ड द एनर्जी देयर। ओके, लोग वहाँ पे काम जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ, उनका दे आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 8 hours ऑफ द लाइफ देयर। राइट, अगर वो तो वो राइट, वहाँ पे अगर एंटरटेनमेंट और उनकी रिलैक्सेशन रहेगी तो उनकी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। ग्रेट, ग्रेट। अब थोड़ा सोचना, कमरे के अंदर बेडरूम जो बनता है उसमें नॉर्मली हम इंजॉय करते हैं, वो हमारे खुद के रिलैक्सेशन के लिए होता है, एम आई राइट? वॉशरूम के अंदर हम खुद के लिए जाते हैं, लिविंग रूम में हम खुद के एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं। सिर्फ किचन ही एक ऐसा पोर्शन है जहां पर हम मजबूरी में जाते हैं। यू आर वर्किंग देयर, यू आर वर्किंग देयर। बीमार हो, सर्दी लगे, जुकाम लगे, किचन डजंट स्टॉप, तो यू आर वर्किंग इन दैट एनवायरमेंट। अब अगर सोचो, वर्कर जो है, एम्प्लॉय जो है, वो ओनर है। एम्प्लॉय अगर ओनर है तो वहां पर क्या होता है, उस एक एरिया की बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट कितना अच्छा वो मैनेज्ड किचन बने, सो दैट मन करे काम करने का, मन करे अंदर जाने का और कन्वीनियंट हो। इसीलिए उस छोटे से किचन का सबसे महंगा बजट बनता है, बिकॉज वहां पर एम्प्लॉय जो है, वो डायरेक्टर जो है खुद काम कर रहा है, एम आई राइट? And that is, believe me, the right approach to enter in the interior designing inside the home. अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करना है तो बाकी सब जगह पर आप पिच करोगे ना तो शायद आपका क्लाइंट इधर उधर जा सकता है, बट सॉफ्टेस्ट टारगेट है किचन, क्योंकि लेडीज का प्रॉब्लमेटिक जोन ही किचन है, वो वहीं से चालू करती है। तो अगर आप किचन से घुसोगे अंदर, आपको उसको समझ में आ जाएगा कि वाई अ कारपेंटर इज आउट एंड डिजाइनर इज इन, बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी। आप जब हम बात करते कॉम्प्लेक्सिटीज की, एक छोटे से कमरे के अंदर, उस कितना छोटा सा कमरा होता है, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम जोन्स है। फायर उसके अंदर है, गैस उसके अंदर है, केमिकल उसके अंदर है, उसके अंदर हर तरह का इलेक्ट्रिसिटिकल अप्लायंसेस है, उसके अंदर ही वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, बालकनी है, उसी के अंदर प्लम्बिंग लाइन्स है, उसी के अंदर टर्माइट्स है, उसी के अंदर गैसोलिन्स है, उसी के अंदर आपके सब तरह के मसालेज हैं, उसी के अंदर आपके सब तरह के डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, छोटा सा एरिया, एंड हर तरह के गैजेट्स हैं। उसको अगर हम मैनेज करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होते ही वहां पर एक्सीडेंटल चांसेस होते हैं। गीजर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, आजकल वॉशिंग मशीन भी आ गई, डिश वॉशर भी है, तो तरफ सच ए कॉम्प्लेक्सिटी देयर। तो जहां हम क्लाइंट को समझाते हैं कि सर ये देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है,
if you define this in a more scientific nature wise and if you make it a more scientifically designed kitchen, तो your efficiency will increase, your space will increase, your management. आज कभी आपने सोचा है कि पहले किचन कैसी थी और अब कैसी हुई? कितने लोगों को पता है कि किचन का इतिहास, जो लोगों ने मेरा पुराना वर्कशॉप दिया उनकी मैं बात नहीं करूं, कई लोग नए हैं, कितने लोगों को पता है कि फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिजाइन किचन कब प्लान किया गया था? कैन समबडी टेल अ न्यू मेंबर? I want to ask Sridhar Tinai ji, when was the first kitchen as per you think about that it has been designed, a scientifically designed kitchen? Can you have any idea, any guesses? Monica, any guesses? When was the first design kitchen of a scientific kitchen was proposed? Maybe 3-4 years back. Great. Vikas ji, when do you think that a scientifically designed kitchen का theory कब आई होगी वर्ल्ड में? सर साइंस तो अगर देखी जाए तो वो तो हमारे वेदों में लिखी गई है सारी। नहीं, अगर मैं बात करता हूं साइंटिफिकली डिजाइन किचन की, जो मॉडर्न किचन जिसकी हम बात करते हैं, ओके, एनी पूनम जी, इफ एनी डिजाइनर इज आउट देयर, चलो आई विल गिव यू एन आइडिया. This was 1848 to be precise. This lady, Catherine Bichet, she was the lady who wrote a book. This book was The American Woman's Home. This book was published, and in that she was first time designed this concept. You can see this, that the modern kitchen, scientifically designed kitchen was made here. In a house, before this it was like the kitchen used to be outside the house. Kitchen was never inside the house. It was made outside the house. So this was the first time she proposed, because अगर किचन को घर के अंदर आना है तो धुआं कैसे निकलेगा? बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर किचन को रूम के अंदर आना है तो धुआं कैसे निकलेगा? आज हमारे लिए पता इजी है, बट थिंक अबाउट एन एरा. तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी. शी प्रपोज्ड दिस डिजाइन. एज पर दिस डिजाइन, there is a fresh air coming in. This is a drawing room, this is a living room, this is a kitchen. सेंटर में इसमें दो पोर्शन उन्होंने प्रिपेयर किया. दिस इज a preparation zone, this is a fooding zone. There is a stove out here, the fresh air comes from here, it goes for the burner and then it comes out. So that's how she designed this first kitchen, and it is 1848. 1848. So that is how the whole history goes back. So the more you know about these things, you'll feel proud about being a designer. You'll start feeling more confident when you're designing. That's how things are coming up. In the kitchen, normally we have 3 primary tasks. So we need to understand that with our client. What are the 3 primary tasks we normally do? In the kitchen, we normally do 3 things. We prepare, we store, and we wash, and we cook. Am I right? So if you normally analyze the client habit by trying to analyze these 3 things, you have to do nothing. हमें सबसे पहले देखना है, जब हम किसी भी घर को डिजाइन स्टार्ट करते, किचन का पोर्शन स्टार्ट करते थे सोचना, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसका सिंक कहां आएगा. बिकॉज सिंक हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंक के साथ में ड्रेनेज और वाटर होता है. तो सबसे पहले हम सिंक पकड़ते हैं कि सिंक कहां है. फिर हम सेकेंड चीज जो पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे हॉब कहां लगाएंगे. बिकॉज हॉब पे आइडली इस तरह से लोकेटेड होना चाहिए कि उसमें उसका चिमनी का पॉइंट बाहर जाए, ज्यादा टर्न करके नहीं जाए. उसमें हम देखेंगे कि चिमनी जो है उसमें एफिशिएंसी लेवल कितना आएगा. तो हम हॉब सेकेंड प्लेसमेंट लेंगे हॉब का. थर्ड प्लेसमेंट लेंगे फ्रिज का, क्योंकि फ्रिज, हम अपने क्लाइंट से पहला सवाल पूछते हैं कि फ्रिज किस साइज का लोगे. मैं उनसे पूछता हूं कि सर आपका सिंक कितना पुराना है, कितना पुराना है. अगर वो कहता है 1 साल 2 साल 3 साल, तो हमारे पास 7-8 साल का टाइम मिल गया. लेकिन अगर कहता है 5-6 साल हो चुके सिंक को, तो इसका मतलब सिंक 2-3 साल में चेंज होने वाला है. तो उसके लाइफ को हमें समझना है कि भाई वो सिंक हमें कितने दिन में चेंज कर रहा है. तो वी टेक एन आइडिया कि भाई सिंक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिंक का पैरामीटर अगले 10 साल में कितना है. तो थर्ड थिंग आई प्लान इज वेयर टू प्लेस द सिंक. तो 3 थिंग्स आइडेंटिफाई:
सिंक कहाँ आएगा, हॉब कहाँ आएगा, फ्रिज कहाँ आएगा, ये तीनों डिसाइड कर लिया। ये हमारा पैरामीटर डिजाइन करने का। इससे पता चल जाएगा कि मेरी किचन कैसे बन रही है। दिस इज हाउ द ट्राइंगल इज बीइंग मेड, कि मैंने तीनों डिसाइड कर लिया। एंड दिस ट्राइंगल वाज अगेन, इट इज नॉट अ न्यू थिंग। दिस इज द लेडी गिलब्रेथ। शी वाज द फर्स्ट लेडी who in her system talked about circular routine, which was later known as kitchen triangle. The specific model was developed in 1940 to address the specific preparation zone, 3 zones: cooking, preparation, food storage. आजकल थोड़ा ये और चेंज हो गया एंड इट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। आजकल हम लोग ट्रायंगल पे उतना काम नहीं करते नॉर्मली, जैसे पहले ट्रायंगल करते थे। ट्रायंगल जब टिल 1990 के 90s की सीरीज में, 90 के दशक में ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज था। लेकिन आज हम 2022 में ट्रायंगल को उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि ट्रायंगल के साथ एक चीज और ऐड हो गई, क्योंकि अब हमारे पास 3 काम नहीं रह गए, अब काम बढ़ चुका है। हमारे पास माइक्रोवेव ओवन अलग आ गए, हमारे पास में डिश वॉशर्स भी आ गए, तो अब वो भी एक कहीं ना कहीं इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स आ गया हमारे पास टू हैव द रोल इन इट। अब क्या हो गया, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, पहले बिफोर आई गो टू दैट उस सिस्टम में, उससे पहले मैं बात करता हूं हैबिट की, पहले बात कर लेता हूं। थोड़ा सा मैं बैक आ रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोग हैबिट्स के बारे में पहले स्टडी करते हो अबाउट द क्लाइंट बिफोर यू डिजाइन, स्टार्ट डिजाइनिंग द होम? उसके हैबिट्स क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मानवी वांट टू से समथिंग, मानवी डिड डू दैट, आई थिंक शी सेज दैट शी डूज। नॉर्मली क्या होता है, मैं अपने क्लाइंट को नॉर्मली कहता हूं कि मेरा जो घर डिजाइन है ना, उसमें कॉन्सेप्ट में अपने क्लाइंट को बोलता हूं नया जवाई नया घर। व्हाट डज दैट मीन? करण इससे बड़ा इत्तेफाक रखेगा, मुस्कुराएगा अभी फिलहाल। जवाई 1 साल रहता है, 1 साल का बेटा बन जाता है, और अगर उसको अपनी अगर वैल्यू रखनी है तो फिर उतना ही उसको इंपॉर्ट डालना पड़ेगा। सिमिलरली नया घर 1 साल के लिए रहता है, 1 साल के बाद में वो घर यूज्ड टू हो जाता है। तो हमारा डिजाइन शुड बी इन द डिजाइन विच इज नॉट अ 1 ईयर डिजाइन, इट शुड बी मोर फोकस ऑन इट्स हैबिट। तो हम 1 साल तक अपने हैबिट को चेंज कर लेते हैं, यार मैं घर सजा के रख लूंगी, घर सुंदर रख लूंगी, बट उसकी जो हैबिट है ना, वो 3 साल में बैक टू पेविलियन हो जाएगी। तो अगर आप उसके अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट से आपने नहीं पूछा कि मैम आप ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो, और वो बहुत अनऑर्गेनाइज लेडी है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा उस पर ग्लास के शटर्स नहीं लगा सकते। अगर आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास के शटर्स लगा दिए तो वो ना 2-3 साल के बाद आपको वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट करने लग जाएगी, यार ये ना बड़ा मेरा अनटाइडी रहता है घर मेरा। अगर आपने सब कुछ बंद करके रख दिया और दूध दे दिया, उसको जगह नहीं, फॉर एग्जाम्पल के तौर में कितने जेंट्स की हैबिट होती है या लेडीज की हैबिट होती है, वो लाते हैं और लैपटॉप बैग जो है बेड के ऊपर डाल देते हैं। अब आपने उसका प्रिपरेशन नहीं किया कि लैपटॉप बैग कहां रखेगा वो, क्योंकि रखेगा जरूर, कहां रखेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर वहां नहीं रखने, अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया रखने का उसको, तो बेड में लाके रख देगा। तो दिस अगेन एन हैबिट ऑफ द क्लाइंट। अगर बेटा का, जैसे हम पूछते हैं कि जो बच्चा है, अगर सपोज चाइल्ड इज 13 ईयर ओल्ड, तो यह पूछना बहुत जरूरी है कि वो कपड़े कौन रखता है, आप रखते हो, मदर रखती है, बच्चा रखता है। अगर मदर रखती है, मैं कहती है कि मैं रखती हूं, तो उसकी वार्डरोब इस तरह डिजाइन करनी चाहिए कि लेडी को दिक्कत ना हो एडजस्ट करने में, एंड उसके रूम में बार बार एंटर करना है। तो वो जो एंट्री है, बिकॉज वो बच्चा उसका 13 ईयर ओल्ड बॉय है, तो 13 ईयर ओल्ड बॉय के रूम में जब जाना है तो वहां पर कहीं ना कहीं प्राइवेसी इशू हो सकता है। और अगर लेडीज अगर रख रही है तो आपको कहीं ना कहीं अगर बातों को अगर आप माइंड में रखेंगे कि क्या प्राइवेसी इशू आ सकता है और कैसे डिजाइन करें कि दिक्कत ना हो, मदर जाए और दिक्कत ना हो। तो इफ यू आर टेकिंग दीज थिंग इनटू कंसिडरेशन एंड इफ यू टॉकिंग दिस थिंग विद द क्लाइंट, खाली बात भी करने से, अगर आप बातें भी करते हैं ऐसे, तो आपके क्लाइंट को लगता है भाई दिस गाय नोज द हिज वर्क, उसको अपना काम पता है। जब ये सवाल मैं पूछता हूं, व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन फॉर माय क्लाइंट, ही एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू मी दिस कि भाई आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इट। फॉर एग्जाम्पल के तौर में मैं उससे पूछता हूं कि भाई आप नॉर्मल हैबिट में फूड कैसा बनाते हो। जैसे एक सवाल आजकल आते हैं कि डिशवॉशर काम करेगा नहीं करेगा। डिशवॉशर काम करेगा, बट इंपॉर्टेंट है कि घी तेल कितना डाला और कितना यूज किया।
तो अगर नॉर्मली क्या है, अगर हम देखते हैं कि भाई ज्यादा चिकनाई का काम करते हैं, तो आई एडवाइस कि डिश वॉशर थोड़ा सिंक के पास हो, नहीं तो दूर भी चलेगा। सिंक के पास रहेगा तो थोड़ा निकाल करके क्लीन करके वापस रख सकते हैं, थोड़ा रीजनेबल रेंज के अंदर, नहीं तो प्रीमियम रेंज के अंदर आते हैं सिस्टम जिसमें क्लीन हो जाए। बट नीड टू अंडरस्टैंड द हैबिट। कई हैबिट क्या है लेडीज की, वो मेड काम करती होती है, उसको देखती रहती है। अगर आपने गौर किया होगा, एक लेडीज का सोच होती है कि मेड के ऊपर निगरानी रखनी है, तो उनको क्या चाहिए होता है, उन लोगों को किचन की विजिबिलिटी इस तरह से चाहिए कि वो कहीं भी बैठे हो उनको किचन दिखता रहे। तो कैसे उसको डिजाइन करना है, और उसको ना उन किचन को के अंदर क्या बोलते हैं, दे डोंट वांट दैट किचन टू बी टोटली ओपन ऑल्सो। वो चाहते मेड काम करे, जब हम देखना चाहे देख लें, नहीं देखना चाहे बंद कर दें। तो उनकी हैबिट को पहले पूरा लिख लेते हैं, दैट वी स्टार्ट राइटिंग डाउन द हैबिट। तो इफ आई स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर इन अंडरस्टैंडिंग ईच वंस हैबिट, और इसके लिए अगर उनके पुराने फोटोग्राफ्स ले, उनके पुराने घर में जाएं, तो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है इन माई डिजाइन। दैट इज व्हाट आई नॉर्मली डू। तो मैं जाता नहीं हूं किसी घर, मैं मेक श्योर करता हूं उसके पूरे घर के एक एक फोटोग्राफ मंगा लूं। कुछ हैबिट्स जो इंपैक्ट करती है, वो अगर आप देखेंगे, टाइडी और क्लीन। घर ना टाइडी और क्लीन एक दिन में नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत एफर्ट। एक हाउस लेडी अगर दोनों मियां बीवी काम कर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम ऑफ मेड होती है, और वहां थोड़ा इजी नहीं रहता क्लीन रखना, क्योंकि टाइम कम है। लेकिन अगर आपको यह समझना है कि वो टाइम, अगर वो टाइडी है, जैसे क्वार्ट्ज स्टोन किस लेडी को देना चाहिए, किसके घर में कोरियन लगाना चाहिए, किसके घर में ब्लैक ग्रेनाइट एडवाइस करना चाहिए, यह कहीं ना कहीं हैबिट डिसाइड करता है। मैं गारंटी फुल देता हूं, लेकिन गारंटी उस हिसाब से देता हूं हैबिट समझ के। अगर मैं देखता हूं कि वो लेडी व्हाइट कलर की, मियां बीवी व्हाइट कलर की शर्ट को मेंटेन कर रहे हैं, तो कोरियन दे दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे लगता है उनके घर में पूरे बच्चे ने रंग लगा रखा है, तो जिंदगी भर मत दे देना, खराब कर देगा। तो आई अंडरस्टैंड दैट हैबिट बिफोर आई एडवाइज एनीथिंग। दैट्स हाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड द हैबिट पार्ट। जैसे यूज ऑफ डिशवॉशर यूज करना भी कहीं ना कहीं हैबिट का हिस्सा है, कि आप कैसी हैबिट का खाना, आप लोगों के घर में क्या हैबिट है, खाना किस तरह का बनाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, वो डिफाइन करेगा डिशवॉशर दें या ना दो। वेजिटेबल जो है वो रेडीमेड खरीदते हैं, छिला छिलाया, या बैठ के तरकारी छीलते हैं। अगर छीलते हैं तो प्रिपरेशन जोन कितना बड़ा, कहां देना, उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डिफाइंड हियर। नाउ एज आई सेड that it's another very important factor which I take care is the ergonomic. Like for example, ये वाला दो स्लैब, ये काउंटर कहां तक लूं, till what height this should come? Anybody who can give me an answer to this? At what height this should come? This counter slab, ये जो मेरा लिफ्ट अप है, इसका सेकेंड स्लैब यहां जब उठाना है, तो ये कहां पर आना चाहिए? सर जहां से वो विजिबिलिटी में हो। क्या सर? विजिबिलिटी में हो, जहां से उसका लोअर पोर्शन। क्या होगा वो विजिबिलिटी? मानवी जैन वांट टू आंसर। The top should be at 2100. How that measurement came, ma'am? Matching the lintel level. And what is the lintel level? Now you are again coming to the, I'm coming to that, again a ready-made shirt. Now suppose the height of the lady is 4'5". Suppose the height of the lady is 4'5". Then what will happen? बोलना चाहूंगा सर। Yes, Sumit ji. हाइट ऐसा होना चाहिए ऊपर वाला लिफ्टर का, कि हाँ। वो ओपन करने के बाद क्लोज कर पाए। कितना? Around आप 5 पहले feet. बोल रहे कि वो जो यूजर है उनका हाइट देखना है, हाँ। तो वो हाइट चेक करके वो देखना होगा कि ऊपर वाला जो कितना लिफ्ट कितना 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 फॉर्मूला क्या बोलता, साइंस क्या बोलता? लेकिन आपका बात से समझ में आया कि इसको कैलकुलेशन करना होगा। साइंस क्या बोलता? Height Huh? of the Within the user hands reach, plus within 1 the feet hands reach. around. One Plus 1 feet around. 1 feet no. 1 feet no. Maximum 4 to 5 inches. Okay. Maximum 4 to 5 inches from the head.
That is an height on which somebody can pick a stuff. एक्सक्यूज मी टच नहीं सर, करना, पिक करना वहां से। अगर 4 to पिक 5 करना इंच है तो हेड से 5 इंची मैक्सिमम। नहीं तो हेड से 5 इंची हैंडल होगा या फिर ओपन पोजीशन? इसका पहला शेल्फ, अच्छा, पहला शेल्फ, जो शेल्फ का मैक्सिमम हाइट है, कोई सामान रखेंगे शेल्फ में, मतलब सामान रखना है, सामान का रखने का मैक्सिमम हाइट हमने लेना है हेड से 5 इंची ऊपर, दैट्स इट। ठीक है। अब आइडली फॉर एग्जांपल हम लोग प्रिपरेशन जोन बोलते हैं इसको, एम आई राइट? प्रिपरेशन जोन की हाइट कितनी होनी चाहिए? ये एक्चुअली आइडली क्या होता है, हमारा हैंड का मूवमेंट, ये हमारा एक आइडल पोस्चर है, ये हमारा अर्गोनॉमिकली इसको डिजाइन मूवमेंट है। इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है यहां से 4 इंची नीचे से 4 इंची ऊपर, ये आइडली साइज है टू पिक हैवी लोड, कढ़ाई उठाना, कढ़ाई रखना, ये सब इतना में मूवमेंट में हमारा बहुत इजी मूवमेंट होता है, ये वाला साइज। इसीलिए हम लोग काउंटर टॉप का हाइट को भी अर्गोनॉमिकली डिजाइन अगर करते हैं तो हमारे को इस एल्बो से मैक्सिमम 5 इंच नीचे जाना चाहिए, 5 साढ़े 5 मैक्सिमम। तो आपको बहुत अच्छा चॉपिंग में, क्योंकि हम जब रोटी बेलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एल्बोस बोलने लगते हैं, तो इसका अगर 5 इंच डाउन रखेंगे तो प्रॉपर रहता है। तो दिस इज ऑल ergonomic. So I mean to say, you need to understand, if you are a designer, you should actually take classes for ergonomic. The more ergonomic you understand, the better you can do a customized designing. जैसे एक फैशन डिजाइनर जब बनते हैं ना, तो उनको बॉडी ergonomics करते हैं, हर एक पोर्शन सिखाते हैं, बहुत बढ़िया क्लास है। देयर इज कम से कम 4 से 6 महीने की क्लास होती है ergonomics की एक फैशन डिजाइनर के लिए, क्योंकि उनको बॉडी को समझना है तब वो डिजाइन कर पाते हैं। ऐसे ही इंटीरियर डिजाइनर को कम से कम 1 महीना ergonomics पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके हर एक मूवमेंट टीवी किस साइज में रखें, हम कितना बेंडेबल, भाई एक नॉर्मली बेड है, बेड किस हाइट में बनना चाहिए, तो बेड की हाइट इज इक्वल, क्योंकि हम बेड में लैंड करते हैं, लैंड करके जब उठते हैं तो प्रेशर आता है मेरे घुटनों में, तो उसकी डायमेंशन फिक्स होती है। हम इसीलिए कहते हैं 18 इंच के आसपास की घुटना स्ट्रेट 90 डिग्री में बेंड हो, जिससे उठना आसान रहे, स्क्वाट्स की पोजीशन ना आए, प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब ergonomics का पार्ट है। द मोर वी नो अंडरस्टैंड ergonomics, द बेटर वी हैव। आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। ये ergonomics का जो रिजल्ट था, दिस अगेन लीलन मोलर गिलब्रेथ, शी वॉज द वन हु एक्चुअली डिड अ स्टडी। व्हाट इज ergonomic? ergonomic इज नथिंग, एक ऐसी साइंस है जिसमें अगेन वर्कर्स के मूवमेंट के ऊपर में रिसर्च किया गया था, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े और फटीग घटे। तो जितना आप ergonomically डिजाइन घर को बनाएंगे, उतना आपके यूजर का फटीग घट जाएगा, जितना फटीग घटेगा उतना वो आपको हैप्पी हो जाएगा। दिस सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। बैठने में कितना हाइट होना चाहिए, किस लेवल पे बेंड करते हैं, किस लेवल पे खड़े होते हैं, अगर हम इस काउंटर टच करते हैं तो कितना बेंडिंग आता है, दिस इज ऑल साइंटिफिक। जितना इसको आप समझेंगे उतना अच्छा डिजाइन कर पाएंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाउ मच टाइम आई हैव, पीयूष आई हैव टाइम? 8:44, I have 5 minutes. I'll take 2 more minutes. I'll close it so that we can take some questions. So you have like 5 minutes more. I'll take 3 minutes. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में कि मॉड्यूलर या नॉन मॉड्यूलर। बिलीव मी, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर कोई डिजाइन नहीं है, एक अप्रोच है, डिजाइन अप्रोच। हर एक प्रोडक्ट मॉड्यूलर भी बन सकता है, नॉन मॉड्यूलर भी बन सकता है हमारे इंटीरियर की दुनिया में। ठीक है। अब इन दोनों अप्रोच में हमें समझना है कि होता क्या है। एक होमोजेनियस अप्रोच बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी एज नहीं दिखता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस मॉड्यूलर खोलेंगे तो यहां एक एज दिख रहा है, ये जो एज ग्रूविंग आ रही है वो इसलिए आ रही है कि ये मॉड्यूलर अप्रोच पे बना हुआ नॉकडाउन फर्नीचर है। और अगर ये नॉन मॉड्यूलर फर्नीचर होता तो हम लैमिनेट पूरा लगा देते, वो ग्रूव्स नहीं दिखते। तो दैट इज अ होमोजेनियस अप्रोच। इसका फायदा क्या होता है मैं थोड़ा उसको बता करूंगा। वाई मॉड्यूलर, आपको कैसे समझना है इसको। फॉर एग्जाम्पल सोचिए स्टार बनाना है,
इस स्टार को बनाने के लिए मैंने ये 4 टुकड़े बनाए। सोचिए अलग अलग टुकड़े डिजाइन किए मैंने और हर एक टुकड़े का अलग अलग प्रोडक्शन किया। इन सब टुकड़ों से मिलाकर मैंने स्टार बनाया। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल संयोग से मेरा ये एक टुकड़ा खराब हो गया, ये वाला येलो वाला। अगर ये होमोजेनियस अप्रोच में होता तो मुझे ये पूरा स्टार फेंकना पड़ता, बिकॉज इसका एक टुकड़ा खराब है। बट चूंकि ये मॉड्यूलर अप्रोच में है, मैं स्टार से वापस टुकड़े हटाऊंगा, खोलूंगा, इसका एक टुकड़ा रिप्लेस करूंगा और वापस जोड़ दूंगा। तो आई एम एबल टू गिव अ बेटर गारंटी टू माई क्लाइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे क्लाइंट के यहां पर क्या हुआ, फायर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका एक पोर्शन डैमेज हो गया वार्डरोब का। मैंने वो पर्टिकुलर पोर्शन खोल के ठीक कर दिया, तो उसका कॉस्ट 1/3 कॉस्ट में मेरा वो उसका फर्नीचर रीडू हो गया। तो उसके लिए मैंने जो पहला पैसा लिया, इसके मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मली मॉडलर के नाम से सस्ता नहीं बेचता। आई नेवर सेल सस्ता। मैं उसको अपने डिजाइन का पार्ट रखता हूं और मैं मॉडलर के स्क्वायर फुट रेट भी नहीं देता। मैं साफ कहता हूं, मैं कहता सर ये कॉन्सेप्ट है, होमोजीनियस बनाना है मॉडलर बनाना, वो आपके ऊपर थोड़ी मेरे ऊपर है। लेट दैट बी ए डिजाइनर चॉइस। आप तो ये सोचो कि बनाना क्या है, वो मेरा काम है, किसको मॉडलर बनाओ किसको नॉन मॉडलर बनाओ। तो आई डोंट गिव दैट राइट टू द क्लाइंट। और मैं अपने हिसाब से कि जो मुझे डिजाइन चाहिए होता है मॉडलर में, उसको मॉडलर में रखता हूं, जो मुझे नॉन मॉडलर चाहिए मैं नॉन मॉडलर में रखता हूं, जिससे कि मैं अपना क्लाइंट का अप्रोच कर रहा हूं। तो आपको ये अप्रोच प्री प्लान करना पड़ेगा पहले कि भाई आप जब डिजाइन कर रहे हो, कौन से चीज को आप मॉडलर में रखो, कौन से चीज को आप नॉन मॉडलर में रखो। तो जो आप मॉडलर की चीजें रखेंगे उसको आपको रिप्लेसमेंट में इजी रहेंगी, उनको आपको बनाना आसान रहेगा, उसकी आपकी प्रोडक्शन सस्ती हो सकती है और वो कहीं ना कहीं और आपको जिसका कॉस्ट आप कहीं और निकाल सकते हो। तो आई यूज बोथ द अप्रोच इन माई डिजाइन ऑलवेज। आई डोंट यूज ओनली वन डिजाइन। जहां मुझे होमोजीनियस अप्रोच रखना है, पिलर पूरा बनाना है, वहां मैं नॉन मॉडलर बनाता हूं, और जहां मुझे फास्ट काम करना है, ऑन साइड ज्यादा टाइम नहीं लगाना, वहां मैं मॉडलर अप्रोच लगाता हूं। तो विद दिस I come to the end of my workshop that I did 5 things. I talked about approach, I talked about planning, I talked about ergonomic, I talked about my sequencing, and that's it. Thank you.